अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्पोर्ट्स सेक्शन। मैं हूं आपका होस्ट फेवजेट। आज हम स्टूडियो में नहीं है बल्कि स्टूडियो के बाहर आए हैं और यकीनी तौर पे आपको नज़र आ रहा होगा बैकग्राउंड में कि ये 10 पिन बॉलिंग का एरिया है। जिस तरीके से क्रिकेट के मैदान को क्रिकेट स्टेडियम कहते हैं, हॉकी के मैदान को हॉकी स्टेडियम कहा जाता है या ट्रफ जो है उसकी पिच को कहा जाता है, इसी तरीके से इस एरिया को बॉलिंग एले कहा जाता है। यकीनी तौर पे अब आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं इतनी डिटेल में आपको बता रहा हूँ तो इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। इस प्रोग्राम का मकसद है आपको पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉलर से मिलवाना, यानी कि इस खेल के खिलाड़ियों से, और साथ ही साथ ये खेल कैसे खेला जाता है ये सब आपको समझाना, ताकि आप घर में बैठे बैठे समझ जाएं और इस खेल को खेलने के लिए इसके कवानीन को भी जो है वो ज़ुबानी याद कर लें। तो चलते हैं इन खेल के हीरोज़ की जानिब, इनसे बात करते हैं कि ये खेल कैसे खेला जाता है, साथ ही उनके मसाइल भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के चैंपियन, पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉलर्स दानियाल शाह और अली सूरिया। इन दोनों से बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर इस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ियों के मसाइल क्या हैं और साथ साथ ये खेल खेला कैसे जाता है। तो दानियाल, आपसे ओपनिंग करेंगे। पहले बताइए कि पाकिस्तान में कितने बॉलर्स हैं? पूरे पाकिस्तान में एरिना की अगर बात करें हम या एलएस की बात करें वो तो 25-30 है, तो बॉलर भी 25-30 ही हैं या ज़्यादा हैं? नहीं, बॉलर्स अभी पाकिस्तान में थोड़े ज़्यादा हैं। अगर आप इन नंबर देखना चाहें तो तकरीबन 50-60 बॉलर्स हैं अभी पाकिस्तान में जो इस प्रोफेशन में इसमें खेल रहे हैं। लेकिन प्रोफेशनल खेलने वाले अगर आप बॉलर्स की बात करें तो प्रोफेशनल खेलने वाले 8 से ज़्यादा या 8-9 से ज़्यादा बंदे नहीं हैं जो प्रोफेशनल इसको खेलते हैं। पूरे पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल खेलते हैं वो मतलब 10 के अंदर अंदर ही? बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये देखिए, सबसे बड़ी जो इसकी वजह है ना, एक तो ये कि ये एक सस्ता गेम तो है नहीं, ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव गेम है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आपकी बॉल आ जाती है, बॉल के बाद शूज़ आ जाते हैं, ग्लव्स, टेप्स वगैरह। दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है गेम की प्राइस। हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। प्रोफेशनल खेलने के लिए जब आप एक दफ़ा आएंगे खेलने तो कम से कम 7-8 गेम तो एक बंदा खेलता है एक टाइम के ऊपर। तो अगर आप उसको मिनिमम उस पर भी लगाएं तो 250 रुपये का एक गेम है, तो एक विज़िट के अंदर ही उसके 3,500-4 हज़ार रुपये निकल जाते हैं। अब हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो वो खेलेगा। अब अगर आप इसको पूरे महीने पे लेके जाएं तो 25 से 30 हज़ार आपकी सिर्फ गेम की प्राइस बन जाती है। अली, आपकी तरफ आएंगे यार। हम तो समझते थे कि आप इंटरनेशनल चैंपियन बनते हो तो बहुत ज़्यादा मुकाबला होता होगा, 8-10 में मुकाबला करके पहुँच जाते हो। देखिए, इंटरनेशनली अगर हम जैसे खेलने जा रहे होते हैं तो इंटरनेशनल में तो जैसे ये गेम ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर तो हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। नहीं, हम नेशनल की बात कर रहे हैं कि 8-10 में जीत के आप इंटरनेशनल बन जाते हो। देखिए, यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि जैसा दानियाल ने भी आपको कहा कि 50 से 60 प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ पे खेलते हैं। मैं एक फ़िगर आपको कोट कर देता हूँ करेक्ट तरीके से। ये 50 से 60 लोग वो हैं जो रेगुलर बेसिस पे बॉलिंग खेलने वाले लोग हैं, रेगुलर बेसिस पे। इसमें वो लोग भी हैं जो अपने आप को मतलब ये समझते हैं कि मतलब हम इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं, तो वो आप समझ लें 10 से 20 के दरमियान में वो प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके बीच में एक कंपटीशन होता है। क्या सिर्फ अमीर खेल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए खेलने के लिए गरीब भी खेल सकता है, लेकिन वही बात है कि फिर बात आ जाती है खेलने के ऊपर। अगर 1-2 गेम उसने खेलने तो वो जाहिर सी बात है हर कोई खेल सकता है, लेकिन अगर आप इसको प्रोफेशनली लेकर जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि एक अफोर्डिंग बंदा ही है जो उसको प्रोफेशनली खेल सकता है। चलिए दानियाल, क्विकली अगर आप अपनी बताएंगे आपका रोड मैप एक आम खिलाड़ी से इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने तक, आप कितनी बार चैंपियन बने, कितनी मरतबा इंटरनेशनल इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया? देखिए, मैंने सिंस 2007 में स्टार्ट किया था, जब मैं 11 साल का था। तो उस टाइम पे ही मैंने अपनी पहली चैंपियनशिप जीती थी अंडर 12 के अंदर, सिंध लेवल के ऊपर। फिर इसी तरह उस तरह खेलते खेलते यहाँ पे ग्रो करते करते खुद ही वीडियोस देख के, साथ जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको देख के खुद ही सीखा है, क्योंकि कोचिंग वगैरह की फैसिलिटी तो हमारे यहाँ है नहीं। जो भी सीखना था वो खुद ही हमने सीखा है। जो दूसरे हमारे सीनियर बॉलर्स थे उस टाइम पे, उनको देख देख के सीखा। उसके बाद 2014 में कतर चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें फ़र्स्ट टाइम मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था इंटरनेशनली। थाईलैंड में, मलेशिया में, हांगकॉन्ग में, फिर अभी लास्ट हम कुवैत गए थे एशियन चैंपियनशिप के लिए, उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किया था। अली, आप बताइएगा, आप नेशनल रिकॉर्ड भी एक होल्ड करते हैं, वो क्या रिकॉर्ड है वो भी बता दीजिएगा। और आपने अब तक कितनी मरतबा कोई नेशनल चैंपियन बने या कितनी मरतबा इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेशन की, ये बताने के साथ साथ ये बता दीजिएगा कि अर्न भी कुछ करते हैं आप लोग या सिर्फ इन्वेस्ट ही करते हैं? 8 से 10 दफ़ा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनली। मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस जो इंटरनेशनल लेवल पे रही है वो दुबई इंटरनेशनल ओपन जो मैं 2018 में गया था, उसमें मैंने क्वार्टर फाइनल खेला था। ये पहला पाकिस्तानी था और एक ही मरतबा ऐसा हुआ? ऐसा ये एक अभी तक वाहिद मैं ही हूँ जो मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे, एक ओपन इंटरनेशनल लेवल पे जो मास्टर्स लेवल पे हुआ है, उसमें मैंने क्वार्टर फाइनल खेला था। नेशनल रिकॉर्ड मेरे पास 300 का है जो कि मैंने 2 बार स्कोर किया है। साथ बताएं कि अर्न भी होता है इससे या इन्वेस्ट ही करना पड़ता है? देखिए, इन्वेस्ट ऑब्वियसली बात है, आप अपने ऊपर जितना इन्वेस्ट करते हो वो कम लगता है आपको, लेकिन जो इवेंट्स होते हैं जैसे यहाँ इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं या पाकिस्तान लेवल पे होते हैं,
फेडरेशन बेस्ड जितने भी इवेंट्स करवाती है वो एक हेफ्टी प्राइज़ मनी बिल्कुल रखती है प्लेयर्स के लिए। ऑब्वियसली बात है, अगर आप प्लेयर्स जो अगर परफॉर्म कर रहे हैं और अगर टूर्नामेंट्स विन करते हैं तो वो प्राइज़ मनी बिल्कुल आपकी अपनी होती है, क्योंकि आपने मेहनत की। कितनी होती है अगर जीतते हैं तो? लास्ट इवेंट हुआ था, उसमें 10 मिलियन की प्राइज़ मनी थी जो कि अनाउंस हुई थी, जिसमें कैटेगरीज मुख्तलिफ होती हैं, 10 से 12 कैटेगरीज होती हैं। मेरे ख्याल से मसाइल बहुत बात कर ली, अब चलते हैं ज़रा गेम सीखने की भी बात करते हैं। आपके ज़रिए हम सीखते हैं और आप फिर इस टीवी के ज़रिए पूरी कॉम सीखेंगे। बॉलिंग के खेल में इन रंग बिरंगी बॉल्स का बड़ा अहम किरदार होता है। दिखने में तो ये एक जैसी लगती हैं, क्या वाकई ये एक जैसी ही होती हैं? चैंपियन दानियाल से पूछते हैं। दानियाल, इस बारे में बताइएगा ज़रा। लेकिन दिखने में तो ये लगती है आपको एक जैसी है, लेकिन ये होती नहीं है। ये जो आपके सामने जो ये रंग बिरंगी जो नज़र आ रही है ना आपको सिंपल, ये बेसिकली है स्ट्रेट बॉल, हाउस बॉल जिनको कहते हैं, जो मतलब डेली रूटीन में जो यहाँ कैजुअल एंटरटेनमेंट के लिए लोग खेलने के लिए आते हैं ना, ये उनके लिए इस्तेमाल होती है। अब इसके अंदर आते हैं वेट्स, ये 6 पाउंड से लेकर 15 पाउंड तक जाती है ये स्ट्रेट बॉल जो हाउस बॉल। फिर अगर हम प्रोफेशनल की बात करें तो ये आपके सामने एक प्रोफेशनल बॉल रखी हुई है। अब इन प्रोफेशनल बॉल के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर होता है कोर, जो कि एक मेटल का डिफरेंट क्या कहते हैं मोल्ड होकर इसके अंदर बनता है। वो बाहर से नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप इसको अगर ऑनलाइन गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो वहाँ आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर कोर्स होते हैं डिफरेंट तरीके के। अब ये जो बॉल्स हैं इनकी आप ग्रिप देखें, इसकी जिस तरह की ग्रिप है और इस स्ट्रेट बॉल की ग्रिप को देखें। अच्छा, ये जो इसके अंदर जैसे रबर्स के वो लगे हुए हैं, इसमें नहीं लगे हुए, और ये अपने अपने हाथों के हिसाब से बनती है। जैसे मेरा जो हाथ है, मेरा स्पैन है, उस हिसाब से इस बॉल को बनाया गया है मेजर करके। अब ये जो बॉल है ये सिंपल एक ही डायामीटर के ऊपर सेम एक ही इनका वो कोर है, सिर्फ वेट का फ़र्क आता है। वेट जो है वो इसके अंदर भी आता है, ये 6 पाउंड से लेकर 16 पाउंड की बॉल में आती है, जो प्रोफेशनली इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हम केजीज में बात करें तो 3 किलो से 8 किलो तक का एक बॉल होता है। एक बॉल होता है, ऐसा ही है। तो ये हर बंदे के लिए अलग अलग वेट होता है यहाँ? देखिए, बहुत जाहिर सी बात है कि जो बंदा जिस वेट के ऊपर कंफर्टेबल होता है वो वही इस्तेमाल करता है। प्रोफेशनल खेलने वाला जो है वो 14 से लेकर 16 पाउंड की बॉल तक ही। अच्छा, आपने जो हाथ में पहन रखा है ये क्या चीज़ है? देखिए, ये ग्लव है बेसिकली, क्योंकि हम जब प्रोफेशनल खेलते हैं तो ये मेरी हुक करने में जो कि बॉल आप देखते हैं स्विंग होती है ना, ये उसमें ही मदद करता है। प्लस जो मेरी बॉल है 16 पाउंड की, उसको भी क्या कहते हैं ना, मुझे उठाने के अंदर रिस्ट पे सपोर्ट देता है। आपको अगर एक इंटरनेशनल इवेंट खेलना होता है तो कितनी बार इसको थ्रो करना होता है 8 kg को? अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें कम से कम भी गेम जो एक टाइम पे होते हैं ना वो 6 गेम्स होते हैं। तो 6 गेम्स को अगर आप 10 शॉटों से मल्टीप्लाई करें तो वो 60 शॉट्स बन जाते हैं। मतलब 60 टाइम आपको 8 kg को थ्रो करना पड़ता है। ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, वरना कंटिन्यूस 10 से 12 गेम भी होते हैं कभी कभार। जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपको 12 गेम्स खेलने पड़ते हैं 2 स्क्वाड के अंदर 6-6, तो एक दिन में 12 गेमें खेलनी पड़ती हैं। चलें जी, इस खेल के दीगर रमूज जो है वो भी जानते हैं। बॉलों के बारे में आपको पता चल गया कि नज़र एक जैसी आती है लेकिन होती एक जैसी नहीं। बॉलिंग के खेल को 10 पिन गेम्स भी कहा जाता है और उसमें इस पिन की वजह से इसका नाम जो है वो 10 पिन आता है। इसकी जो है वो वेट क्या होता है, इसका साइज़ क्या होता है और इस एरिया में जिसमें खेला जाता है इसको क्या कहते हैं, दानियाल से इसके बारे में भी जानते हैं। दानियाल, ये बताइएगा कि इसका वेट क्या होता है, इसकी हाइट क्या होती है? देखिए, इसका जो वेट है वो 2.2 kg होता है और जो इसकी हाइट है वो 12 से 13 इंचेस के दरमियान होती है, इसकी जो हाइट है अप्रॉक्सीमेटली। और जो ये टोटल 10 पिन्स होती हैं आपके सामने लेन के ऊपर, तो 2.2 kg के हिसाब से आप 10 से उसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये टोटल kg में बन जाता है जितनी वेट होता है इन पिन्स का। दानियल, ये बताइएगा कि इस एरिया को क्या कहते हैं और इसका जो डिस्टेंस है ये कितना होता है सारा? देखिए, इस एरिया को जो आपके सामने आ रहा है ये होती है लेंस, इसको बॉलिंग लेंस कहा जाता है। मतलब इस वाली जी, इसको ये लेन जो है ये इसको उसको कहा जाता है। बाकी ये जो आपका पूरी जगह नज़र आ रही है ये बॉलिंग एरिया है। ये जिस पे हम खड़े हुए हैं ये है रनवे। यहाँ से हम स्टेपिंग करके और यहाँ पे अपना लेन के ऊपर शॉट थ्रो करते हैं। ये जो लेन है फाउल लाइन तक, इसकी जो लेंथ है वो है 60 फीट। ये इंटरनेशनली फिक्स है कि 60 फीट की लेन होनी चाहिए, ये तो फिक्स है। जो हमारा रनवे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये 25 फीट का है और जो टोटल बॉलिंग एरिया है अगर आप लेन से लेकर चेयर तक जाएँ तो वो 100 फीट है। दानियल, ये आपने बताया कि 60 फीट की लेन होती है, तो कहीं से भी हम जाके शॉट खेल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो लाइन बनी हुई है ना, इस लाइन से आपने आगे नहीं जाना। और इस गेम के अंदर जो है ना वो एक ही फाउल है, वो ये लाइन। इस लाइन के ऊपर आपका अगर ऐसे पैर आ गया ना तो ये हो जाएगा फाउल। अदरवाइज इसके साथ कोई और इसमें गेम के अंदर कोई ऐसा फाउल या वार्निंग नहीं है, सिर्फ एक फाउल है इस गेम के अंदर। हमने जो बॉल है वो इस जगह पे आपका पैर आना चाहिए, इसके ऊपर आपका स्टेप नहीं होना चाहिए और बॉल जो है इससे पीछे रहते रहते आपने बॉल को सरक थ्रू बहुत अच्छी तरीके से। दानियल, ये बताइएगा कि ये जो लाइंस बनी हुई हैं और फिर उसके ऊपर ये ब्लैक एरोज बने हुए हैं, इनकी कोई लॉजिक भी है या खाली ये डिज़ाइन है? बिल्कुल इसकी लॉजिक है। इसकी लॉजिक ये है कि जो लाइंस बनी हुई है इनको कहा जाता है बोर्ड्स।
और ये जो एक बोर्ड है और इसके एरो के पास जाता है, ये 5 बोर्ड्स का टोटल बनता है। अगर टोटल हम इसको गिनेंगे तो ये 40 बोर्ड बनते हैं। और ये जो एरोस दिए हुए हैं, ये बेसिकली इनको हम टारगेट्स के लिए हम इसको मार्क करते हैं कि हमें किस बोर्ड से किस बोर्ड पे खेलना है। जैसे हम अपना टारगेट लेते हैं और वो टारगेट चेंज होता है ऑयल पैटर्न के ऊपर। डिफरेंट ऑयल पैटर्न होते हैं 35, 38, 42, तो उस पैटर्न्स को देखते हुए हम इन टारगेट की मदद से अपना बॉल थ्रो करते हैं। मतलब इन टारगेट से आपको 10 पिन गिराने में या स्ट्राइक खेलने में मदद मिलती है? बिल्कुल मदद मिलती है। अच्छा, अगर एक इमेचर हो, चलें आप प्रोफेशनल्स जो करते हैं वो तो करते हैं, एक इमेचर हो जो शौकिया आ रहा हो, उसको अगर 10 पिन गिरानी है तो इसमें किसको फॉलो करना चाहिए? देखिए, उसको अगर 10 पिन गिरानी है तो उसको 15 बोर्ड से खेलना चाहिए अपना पहला शॉट। अगर वो राइटी है तो वो राइट साइड से ये थर्ड एरो को टारगेट करेगा, और अगर लेफ्टी है तो वो यहाँ से लेफ्ट से थर्ड एरो को टारगेट करेगा। तो ये थर्ड एरो जो है ये है 15 बोर्ड। अली, हमें ये बताइएगा कि बॉलिंग के इस खेल में शॉट्स कितनी तरह के होते हैं? एक बॉलर जो है जब बॉल को थ्रो करता है तो उसके कितने अंदाज होते हैं? स्टार्टिंग जब ये गेम जब स्टार्ट हुआ था तो वैसे तो इसके 2 स्टाइल थे। एक सीधा वन हैंडेड हुक बॉलिंग थी और एक स्ट्रेट बॉलिंग के बाद थी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि जब गेम में अवेयरनेस आई तो 2001 के अंदर एक न्यू स्टाइल लॉन्च हुआ था। वो बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है जेसन बेलमोंटे, जिसने 2 हैंडेड बॉलिंग को वर्ल्ड के अंदर रिकग्नाइज़ करवाया। जैसे मैं हूँ, मैं 2 हैंडेड बॉलिंग अप्रोच से खेलता हूँ। तो बेसिकली 3 स्टाइल्स हैं जिससे बेसिकली बॉलिंग खेली जा सकती है। एक आपकी 2 हैंडेड बॉलिंग अप्रोच होती है, एक सिंगल हैंडेड बॉलिंग अप्रोच होती है, और एक आपकी सिंगल हैंडेड स्ट्रेट बॉलिंग अप्रोच होती है। तो तीनों में क्या फ़र्क होता है? देखें, 2 हैंडेड बॉलिंग अप्रोच जो बेसिकली आपकी होती है उसमें ये होता है कि जब आप अपनी बॉल ग्रिप करते हो उसमें आप अपना थंब यूज़ नहीं करते। ओके। उसमें आप अपना थंब यूज़ नहीं करते, उसमें आप सिर्फ 2 फिंगर्स को जो आपने बॉल को ड्रिल करवाया होता है उसको इंजेक्ट करते हो, और आप इसको इस तरह ग्रिप करने के बाद आपका लेफ्ट हैंड जो है वो एज अ थंब आपका काम करता है। अब क्योंकि मैं 2 हैंडेड बॉलर हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2 फिंगर्स की ही जगह है। अच्छा, फिर आप इसको जब मैं अगर उसको थ्रो करूँगा तो एट द रिलीज़ पॉइंट पे मैं लेफ्ट हैंड को यहाँ से हटा दूँगा, और मैं 2 हैंड्स के बेसिस पे अपने 2 फिंगर्स को जब मैं रिलीज़ करूँगा तो मेरी बॉल रोल होते हुए आगे पिंस की तरफ जाएगी। अली, हमें बताओ कि किस तरीके से थ्रो करते हैं इसमें ताकि स्ट्राइक जो है वो मिल जाए। अच्छा, अब इसमें देखें, जैसे सबसे पहले तो मुझे अपना स्टार्टअप पॉइंट पता होना चाहिए कि मैं लेन पे कहाँ बेसिकली खड़ा हूँ, और मुझे ये पता होना चाहिए कि लेन के फीचर्स करंटली क्या हैं। तो उस हिसाब से मैं अपनी बॉल इक्विपमेंट भी सिलेक्ट करूँगा। मैं ये 2 फिंगर्स यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है, और मैं अपने स्टार्टअप पोजीशन में अगर आता हूँ यहाँ पे, उसके लिए मुझे काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ रिलीज़ की बात करें तो ये मेरा इस वक्त जो है, मैंने बॉल को होल्ड किया हुआ, मुझे रिलीज़ करना है। तो जब मैं बॉल को रिलीज़ करूँगा तो ये बॉल मूव होता है। ये मेरी 2 हैंडेड अप्रोच है। अच्छा, ये स्विंग हो रहा है, इसमें आप लोग हाथ से स्विंग करवाते हैं? ये बेसिकली हमारी फिंगर्स का काम होता है इसके अंदर, क्योंकि फिंगर जैसे ही हम इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि बॉल को हम जब रिलीज़ करेंगे रिलीज़ पॉइंट पे तो हम इसको खींचेंगे, फिंगर्स को खींचेंगे। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ज़्यादातर जो नए आते हैं वो तो स्ट्रेट खेलते हैं, तो स्ट्रेट वालों की क्या स्ट्रेटजी होती है और किस तरह उनको रिलीज़ करना चाहिए? देखिए, स्ट्रेट बॉलर्स जो होते हैं उनको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उनके जो हैंड पोजीशन है वो रिलीज़ पॉइंट पे बिल्कुल स्ट्रेट रहे, क्योंकि अगर आपकी हैंड पोजीशन स्ट्रेट नहीं है तो आप मेन पॉकेट को टारगेट नहीं कर सकते। उसके लिए एक नॉर्मल हाउस बॉल भी आप यूज़ कर सकते हो जिसमें आपके पास 3 होल्स बने हुए हो। आपकी ग्रिप उसी तरह होगी, आपने 2 फिंगर्स इस तरह एंटर करनी, लेकिन उसमें आपका थंब का काम आता है। उसमें आप थंब भी एंटर करते हो, क्योंकि अब आप सिर्फ बॉल को एक हाथ से पकड़ रहे हैं। उसमें लेफ्ट हैंड का कोई काम नहीं है। जब आप बॉल को रिलीज़ कर रहे होते हो तो आप ऑटोमेटिकली ये आपका बॉल हाथ आपका सीधा गया तो ये आपकी बॉल स्ट्रेट जा रही है। अब हमें 2 हैंड रिलीज़ आपने बता दिया, स्ट्रेट बता दिया, हुक जो है वो क्या होता है? हुक, अच्छा, जो थर्ड बेसिकली जो तरीका है जिससे काफ़ी लोग खेल रहे होते हैं, हमारे मेजॉरिटी पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो सिंगल हैंडेड हुक खेलते हैं। तो उसमें भी जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो वही बॉल यूज़ कर सकते हैं जो वो स्ट्रेट के लिए यूज़ करते हैं। उसमें सिर्फ फ़र्क सिर्फ इतना सा आता है कि आप जब स्ट्रेट खेल रहे होते हो तो आपकी फिंगर पोजीशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए, ऐसे ऐसे आगे जा रही है, तब आप बॉल छोड़ रहे हो तो आपकी बॉल स्ट्रेट जा रही है। लेकिन जब आप हुक कर रहे होते हो तो उसमें आपको अपनी फिंगर्स को थोड़ा सा रोटेट करना होता है, इस साइड पे रोटेट करने के बाद उसको थोड़ा सा जर्क देना होता है। उसमें ये होगा कि आप इसी तरह करोगे, लेकिन जब रिलीज़ पॉइंट पे आप ये हाथ को इस तरह मूव करोगे तो यानी कि इस कोने से फिर वो जो है सेंटर तक आ जाती है। तो वो आपकी सिंगल हैंडेड हुक बॉलिंग कहलाती है। अली, हमें बताइएगा कि क्रिकेट में बॉलर जो है वो एक भागता हुआ आता है, स्पिनर होता है, बड़े आराम से आता है, तो बॉलिंग के खेल का जो बॉलर होता है क्या उसको कितना दूर से आना होता है? कोई स्टैंडर्ड है या हर एक का अपना अलग अलग स्टाइल है? क्या कोई खड़े खड़े भी कर सकता है
या भाग के आने से ज़्यादा एडवांटेज होता है? देखिए वो आपकी अप्रोच के ऊपर, आप जिस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। यूजुअली प्लेयर्स जो हैं वो 3 स्टेप अप्रोच से लेकर 5 स्टेप अप्रोच जो होती है वो करके दिखाएं ना। करते हैं। अगर हम जैसे बात करें कि अगर मैं जैसे यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और अगर मैं बॉल रिलीज़ करूँ तो मेरी अगर 3 स्टेप अप्रोच है तो मेरी ये 1 स्टेप, 2 स्टेप और ये 3rd स्टेप में मेरा बॉल जो है वो रिलीज़ हो रहा है। ये मेरी 3rd स्टेप अप्रोच है। इसमें कुछ प्लेयर्स इस तरह के होते हैं, वो अपनी 4th स्टेप अप्रोच यूज़ करते हैं, उसमें वो अपना फर्स्ट राइट पाँव को जो है वो पहले मूव करवाते हैं। वो आपकी कंफर्टेबल लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। आपने 1 स्टेप लिया, 2 स्टेप लिया, तीसरे स्टेप के बाद आप 4th स्टेप में अपनी बॉल को रिलीज़ कर रहे हैं। यहाँ की 4th स्टेप कहलाती है। ये तो प्रोफेशनल खिलाड़ी थे जिन्होंने हमें एक गेम भी समझाया और बताया कि वो क्यों खेलते हैं। अब चलते हैं उनकी तरफ जिन्हें एमेचर भी कहा जाता है, जिन्हें शौकिया खिलाड़ी भी कहा जाता है, कि वो क्यों फैमिलीज आके ये खेल खेलती हैं सिर्फ फन के लिए, या वो भी आगे चल के दानियाल या अली की तरह अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। अब उन बच्चों से बात करते हैं जो शौकिया रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में 2 मरतबा इस खेल को खेलने ज़रूर आते हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं। बेटा ये बताओ कि रोज़ाना आते हो या वीक में 2 दफ़ा आते हो, और आते हो तो क्यों आते हो? मैं वीक में 1 से 2 दफ़ा आती हूँ। ऐसे ही शौकिया खेलती हूँ अभी तो, लेकिन आगे जाकर फ्यूचर में मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला तो ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी वीक में 1 से 2 दफ़ा खेलती हूँ। अभी आप एमेचर खेल रही हो लेकिन आगे प्रोफेशनल खेलना चाहती हो? जी इंशाल्लाह। तो एक दिन में कितनी मरतबा जब आती हो तो बॉल को थ्रो कर लेती हो, कितने गेम्स खेल लेती हो? काफ़ी नहीं है अभी तो, मतलब एमेच्योर हूँ ना तो मतलब कम अभी होता है, लेकिन आगे जाकर मतलब प्रोफेशनल जब बेस पे आऊँगी तो कर लूँगी। तो कभी स्ट्राइक खेला है? जी काफ़ी दफ़ा। अब बात कर लेते हैं इस खेल के कौमी चैंपियन की और इस खेल में कामयाबियां समेटने वाले खिलाड़ियों की। तो हमारे साथ कौमी चैंपियन मौजूद हैं सज्जाद शाह, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान के लिए काफ़ी जो है वो कामयाबियां समेट चुके हैं नेशनल लेवल पे, दानिश बख्शी। तो पहले सज्जाद शाह के बारे में बताता चलूँ कि सज्जाद शाह जो हैं वो लाइनमैन थे, यानी कि इस एले में काम करते थे। जब पिन्स अड़ जाती हैं, पिन फंस जाती हैं तो वो निकालना या ऑयलिंग वगैरह इस तरह के काम करते थे, लेकिन मेहनत करते रहे और एक दिन पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन बने और फिर जाके एशिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। सज्जाद, बड़ी कामयाबी आपने पाकिस्तान के लिए समेटी। सफ़र ज़रा रिकॉल कीजिएगा कि आप एले में जब आए तो क्या थे और अब इस वक्त क्या है? मैं जब अरीना में मेरा आया तो मैं एज अ हेल्पर आया और मैं मतलब अपनी मेहनत करते करते आज मैं जो हमारी मशीनें हैं उसका सुपरवाइज़र हूँ। और ये भी बड़ी एक अजीब सी जर्नी है कि जब ये नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी, ये पिंडी में हो रही थी, तो इसमें मतलब जाने के लिए मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन बट मैं किसी ना किसी तरीके से चला गया वहाँ। और इसके लिए शोएब भाई ऐसा होता है कि आपको प्रॉपर आर्सेनल चाहिए होता है, प्रॉपर बॉल चाहिए होती है, प्रॉपर शूज़ चाहिए होते हैं। तो मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो बट मैं वहाँ गया और बस अल्लाह पाक ने इज़्ज़त देनी थी और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी। फिर एशिया कप के लिए भी गए, उसमें भी मैंने बहुत अच्छा खेला। उसमें तकरीबन 82 नंबर पे आए हम, मतलब उसमें 160 प्लेयर्स थे, उसमें मैं 80 नंबर पे आया। दानिश आपकी तरफ आऊँगा। आप 289 गालिबन आपका हाईएस्ट है पाकिस्तान में, ऑल्दो के उसके बाद 300 भी हो गए, लेकिन आपने बड़ा स्कोर किया। क्या वजह है कि आप इस खेल से नाराज़ रहते हैं, दूर रहते हैं? यहाँ पर सपोर्ट नहीं है। इस गेम को अगर ऊपर लेकर जाना है, अगर नए लोगों को, नए बच्चों को इस गेम की तरफ राग़िब करना है तो आपको थोड़ा सा इस गेम पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको कॉर्पोरेट सपोर्ट चाहिए इसके लिए, आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए। जैसे सज्जाद शाह ने कहा कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए गेम नहीं खेल पाते क्योंकि गेम बहुत एक्सपेंसिव है, तो उन्हें स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है जो हमारे यहाँ बहुत कम है। दूसरा ये कि जैसे नेशनल चैम्पियनशिप होती है तो अब वो दूसरे शहर में होती है, चूँकि हम लोग स्पॉन्सर्ड नहीं होते तो आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई जॉब्स की वजह से, कोई बिज़नेस की वजह से तो वो जा नहीं पाता है, तो अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए वैसे ही कम हो जाती हैं। ड्रीम क्या है एक सज्जाद के जो इधर लाइनमैन था, इस खेल का प्रोफेशनल खिलाड़ी अब बन गया, ड्रीम क्या है कि पाकिस्तान के लिए ये कम अज़ कम हासिल कर? बस यही था कि जैसे अभी हम लास्ट टाइम जब कुवैत गए तो हम लोगों की यही कोशिश थी कि हम मतलब अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और उसमें बात वही, मैं जैसे आपसे मैंने पहले कहा कि इसके लिए प्रॉपर कोच चाहिए, हमें प्रॉपर शूज़ चाहिए। मेरे पास ना प्रॉपर शूज़ हैं ना प्रॉपर बॉल है, तो फिर भी देखें आप, मैं नेशनल चैम्पियन बना, ये भी एक बड़ी बात है। और मतलब कुवैत तक हम गए एशिया के लिए, पाकिस्तान के लिए। खिलाड़ियों का आपने सुन लिया, अब चलते हैं फेडरेशन की जानिब और उनसे ये सवाल पूछते हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, खिलाड़ियों के पास वसाइल नहीं, तो फिर इस खेल में पाकिस्तान एशियन चैम्पियन या वर्ल्ड चैम्पियन कैसे बनेगा? क्या बन भी पाएगा या सिर्फ बातें ही होंगी?
बहुत कर ली गेम की बात, गेम क्या होती है ये भी आपने समझ लिया। आखिर 10 पिन बॉलिंग में हमारा नाम इंटरनेशनल सतह पे उस मुकाम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा जहां हम देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, यानी कि नंबर 1 बनना, चाहे वो एशिया का लेवल हो चाहे वर्ल्ड लेवल हो। इन सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब ख्वाजा मुस्तकीम साहब। ख्वाजा साहब आपको वेलकम कहेंगे। आपके खिलाड़ियों ने हमें गेम समझा दिया, लेकिन आप ये हमें समझाएं कि आखिर क्या वजह है कि हम एशिया में नंबर 1 नहीं बनते, वर्ल्ड में नंबर 1 नहीं बनते। आज तक हम कोई एशियन टाइटल भी नहीं जीत सके, ना वर्ल्ड टाइटल जीत सके, कोई इवेंट भी नहीं जीत सके। एक चीज़ सबसे पहले ये मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर इस स्पोर्ट्स को प्रमोट हम इस वजह से नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जिसमें हमारे हालांकि टैलेंटेड बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हमें मेडल्स भी दे सकते हैं, मगर दे नहीं पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ फंड्स की कमी की वजह से। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लैक ऑफ कोचिंग। इसकी कोचिंग जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है पूरी दुनिया में। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा, जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, वो हमसे आज से 4 साल पहले जो है वो तकरीबन हमसे 3 से 4 स्टेजेस नीचे थे प्लेयर्स उनके, और आज वो टॉप 20 रैंकिंग के अंदर उनके प्लेयर्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने उनकी स्पोर्ट्स के अंदर, कोचिंग के अंदर सपोर्ट की। दे स्पेंडेड मनी फॉर प्लेयर्स, उनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ट्रेन किया, मलेशिया भेजा ट्रेन करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया से कोच मंगवाया। अमूमन हर फेडरेशन का रोना यही होता है कि जी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, स्पॉन्सर्स आते हैं, सब कुछ आते हैं, आप लोग कर क्या रहे हैं? प्लेयर्स के लिए क्या कर रहे हैं कि अगर प्लेयर को एक इंटरनेशनल इवेंट खेलने जा रहे हैं, अपनी जेब से वो टिकट खरीद रहे हैं, या एक प्लेयर डिजर्विंग है उसके लिए वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि सारे मिलकर चंदा इकट्ठा करके लेके जाएँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? सर मैं आपको बताऊँ, आई हैव बीन इलेक्टेड एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लास्ट ईयर। उससे पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट था। अब हमने रिफॉर्म्स लेकर आए हैं अपने फेडरेशन के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि लास्ट ईयर जो हमारा नेशनल चैम्पियन था, जो जिसका नाम सज्जाद है, जिससे आपकी अभी मुलाकात भी हुई थी बॉलिंग के ऊपर, उसको हमने फेडरेशन की तरफ से सपोर्ट किया एज अ नेशनल चैम्पियन। ही इज़ जस्ट अ लाइनमैन, इस क्लब का लाइनमैन है वो, और वो नेशनल चैम्पियन बना। तो हमने उसको मेरिट बेस के ऊपर सेलेक्ट किया और उसको एशिया कप के लिए भेजा। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि पूरी दुनिया में किसी भी खेल की तरक्की के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। पूरे पाकिस्तान में 25 के करीब आपके पास बॉलिंग एले हैं। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने की बात करें तो 12 लाइन्स उसमें होती हैं, तो पूरे पाकिस्तान में 6 से 7 हैं। कैसे हम फिर पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पे बड़ी कामयाबियां दिलवा सकते हैं जब हमारे लड़कों के पास एले नहीं होंगे, उनको प्रैक्टिस के मौके नहीं मिलेंगे? तो फेडरेशन क्या कर रही है? बस ये रोना रो रही है कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, तो बस ये एक बहुत अच्छा इनिशियल स्टेप हमने लिया है, जिसके अंदर हमने अब गवर्नमेंट से फंड्स ग्रांट करने के लिए बोलना छोड़ दिया, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ से हमें कोई हेल्प मिल नहीं पा रही। तो हमने अब प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ ज़्यादा काम करने का सोचा है, जिसमें प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं जिनको हम लोग लाइन अप कर रहे हैं साथ अपने, ताकि वो जितने स्पॉन्सर्स हैं वो हमें प्राइवेटली जो है वो फेडरेशन को फंडिंग करें, और उन्हीं से हम लोग कोचिंग का भी स्टाफ हायर कर रहे हैं। अभी फेडरेशन ने रिसेंटली मलेशिया का एक कोच है जो पाकिस्तानी निजात है, उसको हमने हायर किया है पाकिस्तानी प्लेयर्स को कोचिंग के लिए। अच्छा, ये बॉल लें ज़रा, ये 17-18 हज़ार रुपये की बॉल है एक बॉल। कैसे एक बॉलर जो है वो इतनी महंगी बॉल अफोर्ड कर सकेगा? फिर एक गेम जो है वो चिपिस रेट पे भी जाता है, तो 450 से 500 का उसको एक गेम। तो एक बॉलर को प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इतना महंगा बॉल, शूज़ वो भी महंगी, बहुत सब कुछ महंगा है। फिर फेडरेशन क्या ऐसा करेगी कि हमारे पास बॉलर जो है वो आ सके, नीचे से ऊपर बॉलर आ सके? शुएब साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, जब से हम लोग इस फेडरेशन में आए हैं, हमने एक बहुत इनिशियल स्टेप लिया है, जिसके अंदर हमने कोशिश की है कि प्लेयर्स के आर्सनल्स, जो आपकी जितनी ये बॉल्स और इनके जो आर्सनल्स यूज़ होते हैं बॉलिंग के लिए, उसमें हमने सबसे बड़ा एक काम ये किया कि हमने, क्योंकि हमें पता है कि हमारी फेडरेशन अपने बॉलर्स को विदाउट फंड सपोर्ट नहीं कर सकती, तो हमने ये कोशिश की है कि हमने यूज्ड बॉल्स, रीफर्ब बॉल्स जो हैं वो हमने मंगवाई हैं दुनिया से, और मंगाकर अपने प्लेयर्स को हम लोग 70% डिस्काउंट रेट्स के ऊपर दे रहे हैं।
15 से 16 हज़ार का अगर ब्रांड न्यू बॉल आ रहा है तो हमने अपने प्लेयर्स के लिए, क्योंकि हम लोग हमारे प्लेयर्स नहीं कर सकते ब्रांड न्यू बॉल्स, तो जो स्लाइटली यूज बॉल्स हैं हमने उसको 6,000 रुपीज़ के अंदर अफोर्डेबल करके दिया है अपने प्लेयर्स को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉल्स अपनी लें। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि प्लेयर्स के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि वसाइल नहीं है फिर भी कोशिश करें, कितने पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे कामयाबियां समेटने लग जाएगा? हम रैंकिंग में तो टॉप 100 में आ गए हैं, लेकिन टॉप 100 इनफ नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने शुएब साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और हमारी सबसे बड़ी जो कोशिश यही है कि जब ये कोचिंग आएगी हमारे पास पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के अंदर आपको माशाल्लाह जो टॉप 50 या टॉप 60 जो प्लेयर्स हमारे हैं वो आपको रैंकिंग में नज़र आएंगे इंटरनेशनल विद इन 25 to 30 की रैंकिंग के अंदर। और उम्मीद हमें यही है कि ये बच्चे हमारे बहुत टैलेंटेड हैं और हमारी दिन रात कोशिश यही है कि ये टैलेंट जो है वो ज़ाया ना हो सके। खाली जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलता है, एशियन चैम्पियनशिप खेलता है, इंटरनेशनल इवेंट्स खेलते हैं, लेकिन बड़ी अजीब सी बात नहीं है कि फेडरेशन के पास अपना ज़ाती एक बॉलिंग एले भी नहीं है। मतलब आप जो है वो सारा बिल्डिंग तामीर कर रहे हैं, लेकिन बेस आपके पास है नहीं। बिल्कुल जी, किसी भी गेम को प्रमोट करने के लिए सबसे बड़ा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। मैं आपको रिपीट करूंगा बात कि गवर्नमेंट को कह कर हम थक गए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस्लामाबाद की तरफ से एक लैंड ग्रांट हुआ था, अप्रूवल भी हो गई, मगर वो आज तक हमें वो इन पेपर्स ही है, हमें आज तक फ़िज़िकल दिया नहीं गया। हालांकि हमने गवर्नमेंट से ये कहा था कि इसमें एक्सपेंसेस बहुत आते हैं, आप वो बेयर मत करें, हमें सिर्फ ज़मीन दे दें, हम प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ इसको बिल्ड करेंगे, जिसको हम नेशनल एकेडमी का नाम देंगे और उसमें पूरे पाकिस्तान से आकर प्लेयर्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ले सकते हैं। मगर वो इट्स ऑल इन वेन। आपको पता है गवर्नमेंट्स कैसे चलती हैं। लास्ट ये बताइएगा कि वर्ल्ड रैंकिंग में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, एशियन रैंकिंग में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड? पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर 87th पोजीशन पे आउट ऑफ 127 एंड एशिया रैंकिंग के अंदर हम लोग 57th रैंक के ऊपर हैं आउट ऑफ 72 कंट्रीज़। यकीनी तौर पे बॉलिंग का खेल आपको समझ भी आ गया होगा, प्रोफेशनल ने अच्छे अंदाज में समझा दिया और साथ ही आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान के इस खेल में कितने चांसेस हैं एशिया और वर्ल्ड चैंपियन बनने के। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आने वाले प्रोग्राम में क्रिकेट में दीगर खेलों पर बात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।